अब हम यहाँ पर ईपीएफ ओपन कर लेते हैं जी। epfindia.gov.in हमारा यूआरएल है। ईसीआर रिटर्न पेमेंट सेक्शन में जाएंगे, लॉगिन करेंगे हम, और लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपका होम पेज होगा, जिसमें हमें अपनी ईसीआर शीट को अपलोड करने के लिए पेमेंट्स टैब में जाना है। ये स्टेप्स मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं और आप इन्हें लिख भी सकते हैं। पेमेंट्स में जाने के बाद सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ईसीआर और रिटर्न फाइलिंग। इसमें हम जाएंगे पीसीआर अपलोड, और फर्स्ट फेज का क्या यूज है ये आप यूज देख चुके हैं। यहां से हम अपना मंथ चूज करके ब्लैंक ईसीआर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें यूएन और एम्प्लॉइज का डेटा फील्ड मिलता है। उसके बाद ईसीआर फाइल अपलोड करेंगे, जिसके मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको आपके बैच के समय करा दिए गए होंगे। इस समय मैं दोबारा से इंस्ट्रक्शंस के डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। अगर किसी को किसी भी इंस्ट्रक्शन से कोई डाउट है, आपके बैच में नहीं हुए हैं, तो मुझसे आप अपने शेड्यूल के अगले सेशन में जरूर पूछ लेंगे। सो नाउ वी नीड टू चूज मंथ हियर। तो चलिए जी, दिसंबर 2023। सैलरी कब दी गई वो हम यहाँ पर चूज करेंगे कि किस दिन सैलरी डिसबर्स की गई। जो हमने अपनी फाइल प्रिपेयर किया उसे यहां से चूज करेंगे। हमारी फाइल हमारे डेस्कटॉप पर है और ये टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम है फाइनल ईसीआर दिसंबर 23.txt। ओपन कर देंगे। हमारी फाइल का टाइप ईसीआर है। हम 12% का रेट फॉलो कर रहे हैं और रिमार्क में हम लिख देंगे ईसीआर फॉर दिसंबर 23 और अपलोड करेंगे। तो चलिए जी, मैं अपलोड करने जा रहा हूं। जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो हमारी फाइल यहां ईसीआर अपलोड सेक्शन से निकल करके ड्राफ्ट ईसीआर सेक्शन में आ जाएगी। तो चलिए जी, मैं अब इसको अपलोड कर रहा हूं। हमें वेट करने के लिए कहा जा रहा है और देखिए हमारी फाइल अपलोड हुई। अपलोड होने के बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया है कि दो सिचुएशन बनती है। पहली के हो सकता है हमारी फाइल में कोई एरर आ जाए, उसका वैलिडेशन फेल हो जाए। उस सिचुएशन में ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि देखिए हमारी पहली बार एरर आएगी, क्योंकि एरर भी एक बार हमारे लिए देखना जरूरी है। तो हमारा स्टेटस वैलिडेशन फेल्ड आया है, हमारे पास एक एरर फाइल आई है। हम इस एरर फाइल को डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे और देखेंगे कि क्या और किस तरह की एरर है। फिर उसे रेक्टिफाई करेंगे एंड देन अगेन सेम प्रोसेस एग्जीक्यूट करके अपलोड करेंगे। तो हमारी ईसीआर फाइल अपलोड सेक्शन में अपलोड करने के बाद ड्राफ्ट में है और वो वैलिडेशन फेल है। पहला तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि एरर आएगी, एक एरर तो कंफर्म्ड है। अगर उसके अलावा कोई और टेक्निकल एरर आ गई हो तो पॉसिबल है, और वो ये है, जरा मैं आप लोगों को रिकॉल कराऊंगा। जब मैं आपको एम्प्लॉय रजिस्टर करना सिखा रहा था कि जो भी नया एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करेगा हम उसे पीएफ में रजिस्टर करते हैं, अपने पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं, अपने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज में ऐड करेंगे पोर्टल पर। तभी तो हमने डाउनलोड सेक्शन से जो ईसीआर फाइल डाउनलोड की थी वहां पर एम्प्लॉइज आ रहे थे। अगर आप अपने किसी एम्प्लॉय को जो आपको ज्वाइन कर चुका है उसको अपने पीएफ के पोर्टल में ऐड ही नहीं करोगे तो क्या वो आपके लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज में आएगा? जो पीएफ पोर्टल पे डेटा है आपका, नहीं आएगा। अब उसमें दो सिचुएशन थी। एक हो सकता है जिसके पास पहले से यूएएन नंबर हो, उसे आपको सिर्फ ऐड मात्र करना है। लेकिन जिसके पास पहले से यूएन नंबर नहीं है, कोई न्यू है, फर्स्ट टाइम जॉब है, या मान लो पहले जॉब की थी बट वहां पीएफ नहीं था, तो मतलब ओवरऑल उसके पास यूएन नंबर नहीं है, हम उसको रजिस्टर करते थे पूरा फॉर्म फिल करके, उसके लिए यूएन नंबर जनरेट करते थे। उस पूरे प्रोसेस में जब फॉर्म भरते थे तो वहां पर हमसे पूछा जाता था कि उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ साथ कि उसकी पीएफ वेजेस
एज ऑन ज्वाइनिंग कितनी थी, मतलब जिस दिन वो कंपनी में ज्वाइन हुआ उस दिन उसकी पीएफ वेजेस कितनी थी। दो बातें, अगर आप उस कॉलम में पीएफ वेजेस 15,000 या उससे कम लिखते हैं तो डियर वो एम्प्लॉय पीएफ और पेंशन दोनों ही स्कीम्स के लिए एनरोल होता है। लेकिन अगर आपने उसके ज्वाइनिंग के समय ईपीएफ वेजेस 15,000 से ज्यादा रिपोर्ट करी, मान लो किसी की सैलरी वाकई ज्यादा है, आपने सोचा हम तो वॉलंटरी कवर कराएंगे या फिर हम स्टैट्यूटरी कवर करा रहे हैं, बट हमने सोचा कि ठीक है कंट्रीब्यूशन बेशक हम 15 पर दे देंगे, लेकिन अभी यहां पर उसकी उतनी सैलरी लिख देते हैं जितनी है। ओवरऑल मेरा मतलब कहने का कि अगर आपने ज्वाइनिंग के समय पीएफ वेजेस 15 से ज्यादा लिख दी तो डियर वो बाय डिफॉल्ट ईपीएस स्कीम के लिए एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, मतलब वो ईपीएस पेंशन स्कीम में एनरोल नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पीएफ स्कीम के लिए एनरोल होगा। फिर बात आ जाती है 8.33% जो पेंशन में जाता है वो कहां जाएगा, वो भी कंपनी की तरफ से पीएफ में जाने लगेगा। मतलब एम्प्लॉय और कंपनी दोनों की तरफ से उस एम्प्लॉय के लिए पूरा 12% सिर्फ पीएफ स्कीम में चला जाए, पेंशन में 0। तो हमारे पास दो लोग ऐसे हैं जो बेसिकली ईपीएस से एग्जेम्प्टेड है, बट हमने जब ईसीआर बनाई तो ऐसी मैंने कोई बात आपको नहीं बताई थी, कहा था कि एरर दिखाऊंगा, तो बस जी, क्योंकि अगर मान लो कोई एरर और नहीं आती और वो मैं पहले से ही करेक्ट करके चलता तो आपको एरर वाली सिचुएशन देखने का अनुभव भी नहीं होता। तो चलिए साहब, अब आपको अपनी एरर पहचानने के लिए इस डाउनलोड फाइल पर क्लिक करना है जो एरर फाइल है, और ध्यान देंगे जब तक आपका वैलिडेशन फेल होगा तब तक ईसीआर नाम का स्टेटमेंट जनरेट नहीं होगा, एनए लिखाएगा, और एक्शन मतलब आगे बढ़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि गलत फाइल के साथ थोड़ी आगे बढ़ सकते हो, चालान बनेगा ही नहीं। तो चलिए जी करते हैं हम फटाफट से एरर फाइल को डाउनलोड और देखते हैं कि क्या एरर है और उसे रेक्टिफाई करेंगे। तो चलिए जी, मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, एरर फाइल पर फाइल डाउनलोड हो गई है, ओपन करते हैं जी। तो देखिए हमें बताया जा रहा है एरर में, बड़ा सिंपल तरीका है, और आई थिंक उसके अलावा कोई और एरर नहीं है जो मैं आपको बता रहा था, बाकी पूरी शीट आपकी ओके है। सो एरर बताई गई है कि एरर मेंबर इज नॉट अ मेंबर ऑफ पेंशन स्कीम, ईपीएस वेजेस शुड बी 0, फाउंड ऑनलाइन नंबर 1 और 20। देखिए कितनी एक्यूरेट एरर बताई गई आपको कि रो नंबर 1 और रो नंबर 20 में जो आपके एम्प्लॉय हैं वो ईपीएस में मेंबर नहीं है, आप उनके लिए ईपीएस वेजेज को 0 करिए, और जैसे ही ईपीएस वेजेज 0 होगी तो कंट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए साहब, अब मैं फटाफट से वो एक्सेल खोलता हूं जिसमें आप पहले नंबर पर ये एम्प्लॉय है अमुना राय जी, हाँ हमें बताया गया कि इनकी ईपीएस वेजेज को 0 करिए, हमने कर दिया। उसके बाद पेंशन में जो 1250 है इसको भी 0 कर देंगे, और जो पूरा 1800 रुपए कंपनी की तरफ से जाना है वो किस में चला जाएगा, कंपनी की तरफ से पीएफ में। उसके बाद रो नंबर 20 था, बट हमारे लिए 21 होगा क्योंकि हमारे फर्स्ट पे हेडर्स है, ये हैं जी शहमन। तो चलिए साहब इनके लिए भी ईपीएस को 0 करेंगे, ओके आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैंने ऊपर पीएफ वाले को 0 कर दिया है, ऐसा ना करें ठीक है, नहीं तो एक बार और एरर आएगी। चलिए साहब, तो ईपीएस वेजेस को यहां पर भी 0 करेंगे, 1250 को यहां पर भी 0 करेंगे, और यहां पूरा 1800 कर देंगे। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ से 1800 सिर्फ पीएफ स्कीम में जा रहा है। और बस जी इसको मैं अब आपको कर देता हूं यहां पर सेव, और इसको जब मैं यहां सेव करूंगा तो पॉइंट आता है कि हमें अब अगेन दोबारा से उसके लिए क्या कहेंगे कन्वर्जन प्रोसेस पूरा करना चाहिए। देखो मैं कहूंगा अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो जरूर करें, पर मैं दोबारा इतना लंबा प्रोसेस नहीं करने जा रहा हूं। क्या करूंगा,
ऐसे शॉर्टकट आप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप कॉन्फिडेंट है। वही वाली चीज है, अब ड्राइविंग में स्टंट तब मारो जब ड्राइविंग के मास्टर हो, वरना तो पता चला लुढ़क गए किसी और को लेके। तो समझिए जी, हमें पता चल चुका है हमारे 2 एम्प्लॉइज हैं, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट टेक्स्ट खोल ली। एक तो सबसे पहले वाले एम्प्लॉय अमुना राय, तो देखिए अब मैं कैसे करूंगा, इसके पीछे रीजन है। मुझे पता है पहले यूएन आता है, फिर नेम आता है, फिर ग्रॉस है, फिर ईपीएफ वेजेज है, और ये है ईपीएस वेजेज, तो मैं इसको कर दूंगा यहां से 0। फिर उसके बाद ये 1800 एम्प्लॉय पीएफ 1250 को 0 करूंगा, और इस 550 को कितना कर दूंगा, 1800। करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद है ये शहमन रॉड्रिक शाह, तो चलिए जी इनके लिए भी सेम, पहला 15,000 तो पीएफ वेजेज है, दूसरा 15,000 ईपीएस है, और 1250 को 0 करना है, 550 को 1800 करना है। तो समझ रहे हैं, ये थोड़ा सावधानी से करने वाला काम है, क्योंकि यहां आपसे गलती होने के बाद आपकी पकड़ में भी ना आए, ऐसा ज्यादा पॉसिबल है एक्सेल में फिर भी। तो चलिए जी मैंने चेंज कर दिया, सेव कर दिया, और मैंने करना है अब यहां से फटाफट इसको अपलोड। सर एक डाउट है, तो चलिए जी करते हैं फटाफट से री अपलोड। मैं एक बार वापस से होम पेज पर हूं और अगेन जाऊंगा उन ऑप्शंस तक, पेमेंट्स टैब में ईसीआर रिटर्न फाइलिंग, ईसीआर अपलोड में गए और ईसीआर फाइल अपलोड में जाकर के हम अपना अगेन मंथ दिसंबर, सैलरी डिसबर्सल, 7th फाइल को चूज करेंगे जो हमारे डेस्कटॉप पर है, हमने उसे अपडेट कर दिया है, एंड दिस टेक्स्ट। उसके बाद ईसीआर शीट, कंट्रीब्यूशन रेट सेम है, रिमार्क बदल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि सेम रिमार्क हो सकता है वो आपको मना करे, तो मैंने क्या कर दिया जी, मैंने बीच में से ये हटा दिया, ईसीआर दिसंबर 23 अपलोड कर रहा हूं जी। अब देखिए अगर कोई एरर नहीं आया तो हमारे इस ड्राफ्ट में क्या होने वाला है, ईसीआर फाइल में तो आएगी, जैसे डाउनलोड के लिए फाइल आ रही है, ये वही है जो हम अपलोड कर रहे हैं, यहां स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा और एरर फाइल नहीं आएगी। एक्शन में हमें फर्दर आगे प्रोसीड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं अपलोड। तो चलिए जी गुड न्यूज, आपके फाइल सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई है। और बड़ा इंपॉर्टेंट सा, बेशक कहीं ध्यान जाए या ना जाए, एक्शन में रेड ग्रीन दिख गए, समझ लो फाइल वैलिडेट हो गई। हाँ, आगे जाने का ऑप्शन खुल गया हमारे पास। तो देखिए जी, जो फाइल सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाती है उसके लिए लिखा आता है ईसीआर स्टेटमेंट जनरेटेड, कुछ इस तरह स्टेटस में। यहां पर भी लिखा जाता है फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुल वाइल प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस। ठीक है जी, मान लेते हैं। तो चलिए जी अब बढ़ते हैं यहां से आगे। हम अब सबसे पहले पॉइंट आता है कि क्या सर अब हमारी फाइल वैलिडेट हो गई तो वेरीफाई करना शुरू करें। पता है यहाँ वेरीफाई करने का मतलब क्या है? वेरीफाई करने का मतलब है हम इस ईसीआर स्टेटमेंट को डाउनलोड करेंगे, यानी कि जो हमारी टेक्स्ट फाइल थी ये अजीब से फॉर्मेट में, हालांकि अगर हमने इतनी बार ईसीआर बनाना सीखा है तो हमें पता है कि यहाँ क्या डेटा है, बट स्टिल ये डाटा ऐसा नहीं है जिससे आप कोई कंक्लूजन, कोई समरी या कोई एनालिसिस निकाल सके। ये तो रॉ डेटा है। तो होता क्या है, इस रॉ डेटा को अपलोड होने के बाद हमारा पोर्टल एक सिस्टमैटिक पीडीएफ में जनरेट करके दे देता है, एंड दैट इज ईसीआर स्टेटमेंट। करते हैं जी डाउनलोड, ओपन कर रहा हूं मैं। तो इंटरेस्टिंगली बड़े ध्यान से देखेंगे, सो हियर इट इज द समरी, जिसमें सबसे पहला पेज आपका एक समरी के तौर पे आता है, कंपनी की डिटेल्स, सारी चीजें, किस महीने के लिए है। तो देखिए जी, आपकी वेजेस मंथ दिसंबर है, जनवरी में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन 12% है, सैलरी 7 तारीख को दी गई थी, आज 14 जनवरी 4:47 पर शीट अपलोड हुई है, पूरी डिटेल आती है। रिमार्क आपने ये रखा था, ईसीआर के लिए एक आईडी जनरेट हुई है वो ये है, और टोटल 27 लोग थे उस शीट में। बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। चलते हैं फटाफट अपनी पेरोल में और चेक करके आते हैं क्या वहां 27 ही थे। तो चलिए जी मैं पेरोल में आया, और मैंने, हालांकि ये बात हम पहले वेरीफाई कर चुके हैं ऑल्दो, तो चलिए जी जिनके यूएन लिखे हुए हैं वहां से लेकर के सबको किया, टोटल काउंट 28 आ रहा है, जिसमें मीनू एग्जेम्प्टेड है, दैट मींस नंबर ऑफ काउंट बराबर है हमारा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कंट्रीब्यूशन समरी आ गई सभी एम्प्लॉइज के लिए,
जो 12% से पीएफ है, टोटल ईपीएफ वो 40,666 है। पेरोल में चेक करते हैं फटाफट से। तो चलिए जी, पेरोल में गए, डिडक्शन सेक्शन में एक कॉलम है, और जो डिडक्शन सेक्शन में एक कॉलम है ईपीएफ का, उसका ग्रैंड टोटल देखिए 40,666 ही है। दैट मींस इट इज एब्सोल्यूट करेक्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो मतलब हमारे ये चेक पॉइंट्स हैं जिससे हम ये श्योर होते जाएंगे कि जो हमने डेटा अपलोड करके जो हमारे सामने फाइनल डेटा बना है वो हमारे ओरिजिनल सोर्स से मैच कर रहा है। चलिए जी, अब इसके आगे। तो ये तो वो हो गया ईपीएफ। उसके बाद ये ईपीएस में है, जो कंपनी की तरफ से 1.33 जाता है। इसमें उन दो लोगों का नहीं होगा, श्योर शॉर्ट। और ये बाकी बचा कंपनी की तरफ से जो पीएफ में जाता है। इस तरह की समरी बन गई। चलिए जी, सिर्फ समरी ही नहीं है डियर, इंडिविजुअल डेटा भी आ गया है, इसी में होता है। तो देखिए, ये वो 27 लोग हैं जो ऊपर समरी थी, इनका यूएएन, उसके बाद नेम एज पर ईसीआर, जो आपने ईसीआर शीट अपलोड किया उसमें क्या नाम लिखा था, फिर उसके बाद यूएन के डेटाबेस में क्या नाम है। मजेदार बात, हमने तो नाम भी वही उठाए थे जो यूएन का डेटा था, क्योंकि हमने तो टेम्पलेट ही वही डाउनलोड किया था, तो हमारे यहाँ नेम डिफरेंस आने का चांस ही नहीं है। इसीलिए मैंने रिकमेंड किया था। अदरवाइज ऐसा हो सकता है, अगर आप अपने पेरोल से बनाओगे टेम्पलेट में और खुद सब कुछ अपने आप से लिखोगे, यूएन भी नेम भी, पॉसिबिलिटी है कि किसी और का यूएन नाम किसी और का हो सकता है। चलिए जी, ग्रॉस सैलरी जिसकी हमने लिखनी थी, ईपी, अब देखिए ऊपर कॉलम वेजेज है, ईपीएफ वेजेस, ईपीएस वेजेस, ईडीएलआई वेजेस। और देखिए इसमें दो लोग आपको नजर आ रहे होंगे जिनकी ईपीएस वेजेस 0 है, एक तो सबसे पहले और एक 20वें नंबर पर है। उनके लिए ईपीएस कंट्रीब्यूशन भी 0 आ रहा होगा। उनका पूरा का पूरा एम्प्लॉयर साइड से पीएफ में जा रहा है, बाकी सारी कैलकुलेशन, सारा अमाउंट वही आ रहा है। एनसीपी डेज अकॉर्डिंगली आ गए हैं, रिफंड कुछ भी नहीं है। और जो आगे कॉलम है ये वो है कि अगर सरकार की तरफ से आपके किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट मिल रहा है, जैसे मैंने बताया एक एबीआरवाई नाम की स्कीम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उसमें सरकार ने क्या किया था, कोविड के बाद कंपनीज को बेनिफिट दे दिया था। बोले ठीक है, जो नया एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा, फर्स्ट टाइम पीएफ में एनरोल होगा, सैलरी 15,000 से कम है, तो बोले उसके लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन हम देंगे, दोनों तरफ का, कंपनी का भी एम्प्लॉय का भी। तो उसमें क्या होता है, अगर आपको किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट बेनिफिट मिल रहा होता तो पता है उसके कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो यहां लिखे आ रहे हैं, लेट सपोज अगर मैं बात करूं सेकंड एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा होता, आशा रानी को, तो उनका एम्प्लॉय पीएफ ये आपके एम्प्लॉय शेयर में यहां दिखता, ईपीएस ये आपके सबसे पहले वाले में यहां दिखता, और एम्प्लॉयर की तरफ से पीएफ 550 सेकंड वाले में दिखता। और इंटरेस्टिंग चीज, ये अमाउंट यहां दिखने के साथ साथ जो आपका चालान बनता पे करने के लिए, उसमें से ये अमाउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता, क्योंकि ये पैसा तो सरकार देगी। अब अगर इस पैसे का भी चालान आपके लिए बन गया तो फिर तो आप ही को देना पड़ जाएगा। बट नोट करने वाली बात, ईसीआर शीट बनाते समय कोई चेंज नहीं होता, बेशक चाहे बेनिफिट मिल रहा है आपके एम्प्लॉय को या नहीं मिल रहा है, वो वैसे ही बनेगी जैसे हमने बनाई है। ठीक है जी। तो चलिए जी, आपके टोटल 27 के 27 एम्प्लॉइज का पूरा डाटा यहां आया हुआ है। आप बेशक से इसको रीवैलिडेट कर लें, क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है, मान लो किसी का जैसे 1800 है, आपसे जल्दी जल्दी में बनाते समय डिजिट स्वैप हो गए, 1800 की जगह 8100 हो गया, 1800 की जगह 8100 हो गया, दैट माइट पॉसिबल। तो उसके लिए ठीक है, हमने देख लिया ऊपर यहां जो ग्रैंड टोटल आया है ये हमारे से मैच कर रहा है, दैट मीन्स किसी का भी गलत नहीं है, सबका सही है। दैट मीन्स कि अब हमने अपने ईसीआर स्टेटमेंट को डियर वैलिडेट कर लिया है, एवरीथिंग इज फाइन, नाउ वी कैन वेरीफाई टू प्रोसीड। क्लियर है? तो चलिए जी, अब हम इसको वेरीफाई करके आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो हमारी शीट ड्राफ्ट में से निकल करके इन प्रोसेस में आ जाएगी। मैंने किया क्लिक, पॉपअप आया कि आप वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर लीजिए, हमने कहा सब चेक कर लिया है, ओके कर दिया। देखिए स्क्रीनशॉट कि हमारी फाइल के लिए, हमारी जो फाइल है उसके लिए वेरीफाई कर दिया है हमने। देखिए ईसीआर वेरीफाइड सक्सेसफुली, और एक नंबर जनरेट हो गया है जिसको बोलते हैं TRRN, फुल फॉर्म है टेम्परेरी रिटर्न रेफरेंस नंबर। मजेदार बात, जब तक वेरीफाई नहीं किया था तब तक हमारी फाइल के लिए कोई रेफरेंस नंबर भी नहीं आया था, अब हमने कंफर्म कर दिया, रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया। तो चलिए साहब, तो इस प्रकार हमारी ड्राफ्ट में से निकल करके फाइल इन प्रोसेस में आ चुकी है, जैसे ही हमने वेरीफाई किया था, और उसके लिए एक नंबर जनरेट हो गया, और देखिए वो नंबर यहां लिखा आ गया, TRRN
बाकी सारी डिटेल ठीक वही है जो ड्राफ्ट में भी आ रही थी।